हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिहारा अड्डा। आई एम योर लॉ एजुकेटर विशाल सर। तो आज हमारे साथ सुरवना सुरवंशी जी हैं, जिन्होंने अभी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले इन्हीं के पास चलते हैं, थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या इनका नाम है, इन्होंने कैसे क्वालिफाई किया, थोड़ा इनसे अपना इंट्रो लेंगे और बाकी चीजें पूछेंगे। आप अब ओवर टू यू, आप बताइए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू कि आपने अपना एग्जाम निकाला है अच्छे नंबर से, और आपने एक वर्किंग लेडी और एक लेडी होते हुए जो आपकी एक शादी भी हो चुकी है, दो बच्चे भी हैं, आपने किस तरीके से निकाला, थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताइए। Yes, yes. Thank you, sir. Thank you so much. Good evening to all of you. Myself, Suvarna Suryavanshi Marole from Jalgaon. अभी रिसेंटली जून 25 में ही मैंने अभी अपना नेट जो है वो क्लियर किया है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और सीरियसली जैसे सर ने बोला था कि मेरे दो बच्चे हैं और फैमिली है। दो छोटे लड़के हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। सो उनको संभाल कर मैंने ये अटेम्प्ट किया है। और सीरियसली यूजीसी नेट इतनी हार्ड एग्जाम है, उसे मैंने किस तरह से क्रैक किया है। ये तो मैं ही जानती हूँ कि कितने सारे हार्ड मतलब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल के हमें खुद की स्टडी करनी होती है, खुद के लिए टाइम निकालना होता है। वो सब मेरे लिए बहुत ही हार्ड गया, लेकिन इसके लिए मुझे जेआरएफ अड्डा से बहुत सारी मदद मिली है। जब अपनी जून 24 की एग्जाम जो कैंसिल हुई थी, उसके बाद ही मुझे अदिति मैम का मैंने वीडियो देखा था ऑनलाइन, और उसके बाद ही मुझे जेआरएफ अड्डा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। और फिर उन्होंने मैंने दिसंबर 24 के लिए एनरोलमेंट किया था। फिर उसके बाद मेरा दिसंबर में तो नहीं हुआ, लेकिन जून में मेरा हो गया। तो पहले आपने सेल्फ प्रिपेयर किया था, उसके बाद आपने हमारा कोर्स लिया था। यस यस यस, किस सेल्फ प्रिपेयर तरीके से किया था। और किस तरीके से आपने तैयारी करी, क्योंकि पेपर जो है वो एक टफ है। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई करी और किस तरीके से आपने नोट्स बनाए, थोड़ा सा वो स्ट्रेटेजी बताइए बच्चों को। सर एक्चुअली मैंने दिन में 5-6 घंटे जो मुझे मिलते थे, जब बच्चे स्कूल में जाते थे तो दिन में जो 5-6 घंटे मिलते थे वो, और रात को बच्चे सोने के बाद सुबह 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की है, जितना हो सके पॉसिबल। एक्चुअली मुझे नेट क्लियर करने की इतनी घाई थी कि यार मेरा इस बार ना हो जाए। मतलब मैं अब नहीं करूंगी तो बाद में मुझसे नहीं होगा, बाद में मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इसलिए मुझे मेरा अंदर से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जितनी जल्दी करूंगी उतने लिए मेरा बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी मुझे वो जल्दबाजी हो गई थी मुझे कि मुझे नेट क्लियर करना है जल्दी से, क्योंकि मेरा ये नेट करने का डिसीजन भी बहुत लेट हुआ है। मैंने 10-12 साल के बाद कमबैक किया है, क्योंकि मेरी एलएलबी 2010 में और एलएलएम मेरा 2012 में हुआ था। तो उसके बाद मैंने प्रैक्टिस भी की है, पर लॉकडाउन से मैं घर पे ही हूँ क्योंकि छोटी लड़की थी। तो इसके बाद मैंने इतना कमबैक किया है, तो उसके लिए मुझे थोड़े से हार्ड वर्क करने के लिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि फिर 10-12 साल के बाद पढ़ाई के लिए इतना कंटिन्यू बैठना थोड़ा सा हार्ड था मेरे लिए। पर इसके लिए मुझे योगा का बहुत सारा सपोर्ट मिला है। मैंने 7-8 महीने से योगा क्लासेस ज्वाइन किए हैं, जो मैं प्रॉपरली उसको सीख रही हूँ। और उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए मतलब मुझे पढ़ाई में, अब मैंने बोला कि मैं दिन में 5-6 घंटे और रात को 12 बजे से लेकर 4-5 बजे तक मैं सुबह तक पढ़ाई करती थी। तो ये जो मेरा हार्डवर्क है उसके लिए मेरे योगासन का भी बहुत ज्यादा हिस्सा है। और जो नोट्स वगैरह है सर, मैं तो किताबें वगैरह अपनी जो बेयर आर्ट्स है उसमें पढ़ती थी। जो बेयर आर्ट्स में जो एग्जाम्पल्स रहते, जैसे आईपीसी है, अभी जो बीएनएस है, तो वो एग्जाम्पल बेस पे भी अपने क्वेश्चंस आते हैं नेट में। तो मैंने वो हिसाब से भी पढ़ाई की थी और खुद के नोट निकाले थे, खुद के शॉर्ट्स पॉइंट्स निकाले थे। और मैंने आपके लॉ सब्जेक्ट के जो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, जैसे आपने भी मुझे बहुत सारी ट्रिक्स बताई है। वो ट्रिक्स मैं जब एलएलबी में पढ़ाई करती थी, एलएलएम में पढ़ाई करती थी, तब मैं वैसे ट्रिक्स तब भी निकालती थी। और आज के समय में भी मैंने वैसे ही ट्रिक्स निकाल के ही पढ़ाई की है। मतलब जैसे शॉर्ट नोट्स, जितने शॉर्ट्स हो सके उतने शॉर्ट्स नोट्स मैंने निकाले, कि जैसे एग्जाम जो पेपर है, पेपर के 8 दिन पहले मेरा पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए, पेपर 1 और पेपर 2 का। वो हिसाब से मैंने सब ट्रिक्स के बेस पे शॉर्ट नोट्स निकाले हैं। अभी आपने बात करी पेपर वन की, तो पेपर वन ने, जैसे पेपर टू इस बार जो लॉ का था वो तो बड़ा अनप्रडिक्टिव आया। मैंने देखा बच्चों ने यस। अगर मतलब अच्छे से तैयारी भी करी थी, तब भी वो बहुत हाई नहीं कट ऑफ कर पाया थे। लेकिन मैंने जो देखा इस बार यस। का ट्रेंड, जिनका पेपर वन अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग था तो उनके लिए, अगर वो पेपर वन जिनका बिल्कुल भी नहीं स्ट्रांग था उनको बहुत दिक्कत हुई है। तो पेपर वन की इंपॉर्टेंस आपके हिसाब से कितनी होती है, और अगर पेपर वन आप बिल्कुल वीक हो तो क्या एग्जाम निकलने के चांसेस होते हैं?
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होते हैं। पेपर वन अगर आप एक्चुअली एनटीए की एग्जाम ऐसी है, मतलब पेपर वन हो या पेपर टू हो, आपको जो सिलेबस दिया है आपको पूरा सिलेबस कवर करना ही करना है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करते हैं तभी आप कट ऑफ तक पहुंच पाते हैं या कट ऑफ के ऊपर जाते हैं। अगर कोई भी एक यूनिट भी अगर आपका रह जाता है तो भी आपकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है कि आप नेट क्लियर कर पाओगे, क्योंकि नेट की एग्जाम बहुत टफ है। और एक्चुअली एनटीए जो है वो सिलेबस के बाहर जाकर भी पूछता क्वेश्चंस है। पूछता है। बिल्कुल। तो जो एटलीस्ट सिलेबस दिया है एटलीस्ट वो तो अभी कंप्लीट होना चाहिए। तो मुझे मतलब जैसे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटे बच्चे उनको संभाल के मुझे ये करना था, तो मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 से 1.5 साल तक लगा है। मुझे बहुत हम्म। ज्यादा ड्यूरेशन लगा है। और इसके बाद ही मतलब मेरा जब ये हमने जून का अटेम्प्ट दिया तो जून के 1 महीना पहले ही, एग्जाम के 1 महीना पहले ही मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पेपर वन एंड पेपर टू का। और 1 मंथ मैंने रिवीजन की है। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, इसके बाद रिवीजन देने के बाद, टेस्ट सीरीज देने के बाद ही नेट के चांसेस बढ़ते हैं। जैसे इसी वजह से इस बार अदिति मैम ने एक नया सिस्टम चालू किया है कि जो पेपर टू बच्चों को लेंगे अगर, तो पेपर वन हम सभी को फ्री दे देंगे। क्योंकि हम लोगों ने यस देखा है यस। बच्चे पेपर टू ले रहे हैं तो पेपर वन में लैग कर रहे हैं, पेपर वन ले रहे हैं तो पेपर टू में लैग कर रहे हैं। तो अदिति मैम ने इस बार यही रखा, अगर आप पेपर टू लेते तो पेपर वन आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री दे देंगे। क्योंकि जब तक, क्योंकि एग्जाम क्या है, एग्जाम केवल एक पेपर से नहीं निकलने वाला, एग्जाम दोनों नहीं पेपर, नहीं। जो जब दोनों पेपर को आप बैलेंस करोगे, और मैथ्स, और जो हम लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग वैसे भी मैथ्स वीक होती है। मैथ्स कैसी थी आपकी, मैथ्स और डीआई कैसी थी? यस यस। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं मेरा आर्ट्स था, 12 आर्ट्स हाँ, तो था। फिर और बहुत आर्ट्स के दिक्कत हुई बाद होगी। डायरेक्टली मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, तो हाँ मेरा हाँ। मैथ से तो कोई लेना देना रहा ही नहीं। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग, एक्चुअली मैं इतना टेंशन में आ गई थी क्योंकि जब जेआरएफ अड्डा के पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था। हम्म और सच कहूँ तो मैं ऑनलाइन से, मोबाइल से दूर भागती हूँ। तो हम्म मुझे इतनी भी जानकारी नहीं थी। लेकिन वो थैंक गॉड कि वो जो पेपर कैंसल हुआ है, पेपर कैंसल होने के बाद ही मुझे आपके बारे में, जेआरएफ अड्डा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, जिसके पहले मुझे पता भी नहीं था। सो पेपर वन का जो है, जैसे कि डीआई है या मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स रीजनिंग है, तो ये सब मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जो मेरे फ्रेंड है उसका जो लड़का इंजीनियरिंग अभी कर रहा है, तो हम्म वो मैथ्स में अच्छा था, उसने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट जो है, पेपर वन में सिर्फ मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग इतना काफी नहीं है, अपना थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत हार्ड है, उसे भी पूरा डिटेल करना जरूरी है। तो ये सब पेपर वन की पूरी तैयारी मैंने जो है वो अपने जेआरएफ अड्डा से की है। आदित्य मैम के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो एकदम इजी होते हैं, और हमें लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना भी इजी हो जाता है, सो हमें रिकॉल करना भी बहुत आसान हो जाता है। हम्म और जैसे कि जो भी वीडियोस होते हैं, अभी पेपर वन तो हार्ड ही है, पेपर वन बोलो या पेपर टू बोलो, तो उसे ना बाद में रिकॉल करना, रिपीट करके देखना, उसे रिवीजन करना, उसके रिवीजन करते वक्त खुद के नोट्स निकालना, फिर खुद के नोट्स निकालने बाद में ही हम एग्जाम के पहले जो शॉर्ट रिवीजन करते हैं, तो हम्म वो इजी हो जाता है। और अपने जेआरएफ अड्डा के सारे एजुकेटर्स जो है, हम्म मतलब जैसे कि जूही मैम है, रचना मैम थी मेरे टाइम पे, हम्म रचना मैम है, आयुषी मैम है, सबने बहुत अच्छे से ट्रिक्स पढ़ाई है। आयुषी मैम ने डीआई इतना अच्छे हम्म से पढ़ा है, मतलब मेरा तो मैथ्स का कुछ लेना देना ही नहीं है 12 के बाद में, सॉरी 10th के बाद में, क्योंकि आर्ट्स में तो मैथ्स होता नहीं है। तो 10 के बाद में कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बहुत हेल्प मिली है मुझे आयुषी मैम की वो टीचिंग प्रैक्टिस से। आप जो उनकी जो मेथड है, टीचिंग की जो मेथड है, सारे के सारे एजुकेटर्स हैं, उनकी जो मेथड है नंबर वन मेथड है। और मैंने अभी एग्जाम क्रैक करने के बाद बहुत से लॉ के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे भी पूछा है कि आपने कैसे तैयारी की है, क्या की है, तो मैंने उन्हें सिर्फ जार अड्डा अड्डा को ही प्रेफर किया है कि आप इसके अलावा कहीं और मत घूमिए। अगर आपको जल्दी से जल्दी नेट एग्जाम क्रैक करनी है तो आप डायरेक्टली जेआरएफ अड्डा पे ही जाइए, अपना लॉगिन कर लीजिए, एनरोलमेंट कर लीजिए, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि नेट के लिए ना आप जितनी भी प्रिपरेशन करेंगे ना उतना कम ही होता है। हम्म उतनी भी प्रिपरेशन करेंगे आप तो वो कम ही होता है। मतलब हम्म, मेरे हस्बैंड तो मुझे बोलते थे इतनी सारी एग्जाम अब जो अब नेट के लिए कर रही है, तू एलएलबी या एलएलएम एलएम करती तो गोल्ड मेडल लेकर आती हाँ, थी। सही बात, सही। तो यस यस, नेट के लिए बहुत ज्यादा सबसे हार्ड एग्जाम है हमारी। तो इसके लिए कोई चांसेस नहीं है। एटलीस्ट मैं सबको यही कहूंगी कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, 1 यूनिट या 2 यूनिट छोड़ के कोई फायदा नहीं है, आपको पूरा यूनिट कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट जो सिलेबस के अंदर है वो क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट करते हैं तो फिर हमारे चांसेस उतने बढ़ जाते हैं।
और जैसे आपने कहा कोर्स की बात करें, एलएलबी के समय आपने उतना नहीं पढ़ा या क्या, क्योंकि अभी क्या होता है बच्चे पढ़ के भी आते हैं, तो ये तो बहुत ही एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स, उनको तो दिक्कत नहीं होती है। यस, लेकिन एक मतलब जिसको थोड़ा यस, सा कंसाइज चाहिए, क्योंकि अब ऐसे क्या सब चीजें इधर उधर है। अब आप कोचिंग लेते हैं तो आपको हर चीजें एक साथ मिल जाती हैं, आपको हर यस, चीज यस, आपको, अब जैसे उन वो बच्चे हैं जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं अगर एसबीआई का या रीजनिंग का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए जो मैथ्स का पोर्शन है वो इजी हो गया, दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत उनके लिए जो आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मैथ्स में कभी पाला यस, नहीं पड़ा है, तो उनको कैसे करें चीजें, यस, टाइम कम है, टाइम तो बहुत ज्यादा कम है। तो उसी टाइम, अब जैसे इस यस, बार यस, आपने देखा था, हम मैंने आपको जूरिस्प्रूडेंस की पूरा यूट्यूब पे भी लेक्चर्स लिए थे जिसमें मैंने पूरा क्रोनोलॉजी बताई यस है। सर, यस, इस बार जूरिस्प्रूडेंस से यस, क्रोनोलॉजी पूछी ही नहीं उन्होंने, इंटरनेशनल लॉ की नहीं, क्रोनोलॉजी नहीं, चले गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाते थे, अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में पहुंच गए। तो मुझे भी, पहले यस, मैंने क्या किया था पिछली बार, मैंने यूनिट्स जो 7th 8th यूनिट थे उनको एंड में पढ़ाया था। इस बार मैंने 8th 9th 10th यूनिट को पहले लिया है, क्योंकि आप पहले के एग्जामिनेशन में देखेंगे तो इन यूनिट से बेसिक क्वेश्चन आते थे, बट आज के समय पे ये यूनिट जीआरएफ या नेट को क्रैक करने का बेसिक हो गया। अगर ये यूनिट आपने हल्का कर यस दिया सर, तो एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि इनका एम्बिट यस बढ़ सर, रहा है, यस सर। बहुत तेजी से एम्बिट बढ़ रहा नहीं, हर यूनिट का अपना एक वेटेज है, है। क्योंकि हर यूनिट इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ अभी आईपीसी जो बीएनएस है वो यूनिट इम्पोर्टेंट है, और जो कंपैरेटिव लॉ है, कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, इंटरनेशनल लॉ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं हम्म। प्रोबेबली। सो हर यूनिट इम्पोर्टेंट है, कोई भी यूनिट आप इसे ये नहीं कर सकते। यही है मैं किसी भी यूनिट को आप ऐसा, यस, यस, हाँ बोलिए बोलिए। कोई भी यूनिट है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ये यूनिट थोड़ा हार्ड है तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ, इसको नहीं करूंगा, बाकी की यूनिट को अच्छे से कर लूंगा। क्योंकि कोई भी यूनिट हो किसी भी अच्छे से कर लेंगे। उनका एनटीए का सवाल पूछने का तरीका ऐसा है कि जो भी हमें आंसर आता है, हम घुमा वो सवाल में इतने घूम जाते हैं कि जो अगर हमें करेक्ट आंसर आ जाए तो हम करेक्ट नहीं, रॉन्ग आंसर पे क्लिक कर देते हैं। सो इसीलिए सभी यूनिट को कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पेपर वन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि पेपर वन हमें स्कोरिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल। अभी जेआरएफ अड्डा की क्लास ज्वाइन करने से पहले पेपर वन का कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने। हम्म। सिर्फ वो जो मैथ्स के जो अपने अल्फाबेटिकल वगैरह, जो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह था, वो थोड़े बहुत ट्रिक्स मैंने सीख लिए थे तो उससे पढ़ा था। लेकिन ये एक दो क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, मतलब जितना कुछ सिलेबस है उसमें से हम जितना भी पढ़ेंगे उतने से बहुत ही थोड़ा आता है, और बाकी का तो सब आउट ऑफ सिलेबस आता है। सो इसलिए हर यूनिट को कवर करना उतना ही जरूरी है अगर हमें नेट क्लियर करना है। इसी के साथ अगर आपने पेपर वन का दिखाया तो मैं बच्चों को स्लाइड्स दिखा देते, यही बताएंगे अगर आप हमारा कोर्स लेते हैं तो आप सभी को पेपर वन का जो कोर्स है वो फ्री दिया जाएगा विद पेपर टू, और जो इग्निशन का बैच है वो भी हम सभी आप सभी को फ्री देंगे। और अभी के लिए अगर आप हमारा कोर्स एनरोल करते हैं तो आपको बस कोड यूज करना है DEC20, और आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा आप सभी को। और आप सभी जो हैं हमारे जो ऑफिस ऑफलाइन मीटअप है उसमें भी आ सकते हैं, जो पर्सनल कोई गाइडेंस भी चाहिए होगी हम सभी आप सभी को देंगे। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छे से तैयारी करिए। और लास्ट में जाने से पहले मैं आप सभी को, मैं आपसे कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को बताइए जिससे वो कर सके, और आप अपने फ्यूचर प्लान्स भी बताइए, आपने नेट क्रैक करने के बाद आप क्या सोचा है, क्या करना है। एक्चुअली मैंने सर नेट पे अभी तो मेरी क्लासेस भी चलती है कंटिन्यू। मैंने नेट क्लियर करने के लिए अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर दी कि जिन्हें जैसे कि मेरी प्रिपरेशन जो है थोड़ी फास्टली हो जाएगी। जो मेरी क्लासेस कंटिन्यू है, मैंने कॉलेज में भी अप्लाई कर दिया है। जहाँ से मैं एलएलबी और एलएलएम किया है मैंने हम्म। उसी कॉलेज में अप्लाई किया है, जो जॉब की पोस्ट वहाँ पे निकली है। सो आगे देखते हैं और क्या होता है, जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना करूंगी। और बच्चों को मैं इतना ही बोलूंगी, अभी अपना जो जेआरएफ अड्डा है उसमें जो इग्निशन बैच है वो भी बहुत हेल्पफुल है। मुझे जो पेपर वन का एनरोलमेंट मैंने किया था तो मुझे इग्निशन बैच भी मिली थी। सो इग्निशन बैच में जो सारे क्वेश्चंस होते हैं टॉपिक वाइज, जिसका रिवीजन होता है ना, और उससे पूरे सिलेबस कवर हो जाता है। सो इग्निशन बैच भी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, अगर आप पढ़ाई करते हो और अगर टेस्ट सीरीज नहीं लेते हो तो फिर उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज लेते हैं या टेस्ट देते हैं तो वो टेस्ट देने के बाद हमें हम क्या गलतियां करते हैं या हमसे क्या मिस्टेक्स हो जाती है, या एनटीए जो है किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है, इसका हमें एक्सपीरियंस आता है। सो टेस्ट सीरीज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं तो कहूंगी जो एग्जाम के 1 मंथ जो है एटलीस्ट, वो तो भी आपका सिर्फ रिविजन का होना चाहिए, जिसमें हम्म। आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज लेंगे, खुद प्रॉपरली टाइम लिमिट फिक्स करेंगे। पेपर वन के लिए जो टाइम है वो ज्यादा लगता है, अपना लॉ सब्जेक्ट है या हमारा पेपर टू का अपना जो खुद का सब्जेक्ट है उस पर हमारी कमांड होती है तो उसको टाइम इतना नहीं लगता है।
लेकिन टाइम कवर करने के लिए पेपर वन के लिए बहुत जरूरी होता है, सो वो टाइम लिमिट भी देखना बहुत जरूरी है। सो टेस्ट सीरीज, इंग्लिश एंड बैच, एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद नेट जो है क्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, मैं सभी थैंक को यही कहूंगी कि आप जेआरएफ अड्डा पे अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप जेआरएफ अड्डा पे एनरोलमेंट करते हो तो सारे नोट्स आपको वहीं पे मिल जाते हैं, इसके एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कि ये जो नोट्स होते हैं इन डेप्थ होते हैं, इसके अलावा हमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। एक्चुअली वो होते ही इतने डिटेल में है और इतना एक्सप्लेनेशन इतना ईजी हो जाता है। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है उनके लिए भी ये बहुत इजी हो जाता है। सो आप जेआरएफ अड्डा पे जरूर जाइए, क्योंकि मैंने पेपर वन जो है वो जेआरएफ अड्डा पे लिया, यूट्यूब पे सर की जो क्लासेस है वो देखी है बाद में। सो मुझे ये बहुत बेनिफिशियल रहा है, इसकी वजह से ही मुझे हेल्पफुल रहा है। और एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज तो वो तो होना ही होना चाहिए, इसके अलावा आप नेट नहीं कर सकते। सर, जब आपने कोर्स लिया था और तब सभी, तब लॉ का कोर्स भी स्टार्ट नहीं हुआ था, आई गेस। ये सर लॉ का सब्जेक्ट नहीं था तब, हाँ, मैंने तब नहीं पूछा था सेंटर पे, लॉ का सब्जेक्ट नहीं था तब। लॉ का सब्जेक्ट नहीं था, बाद में आया था। हाँ, मैं उसी में ज्वाइन किया था उससे। ठीक है, थैंक यू यस सर, यस फॉर योर वैल्यूएबल सर। टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू यू एंड योर फैमिली फॉर दिस अचीवमेंट। थैंक यू सर, अदिति मैम और जेआरएफ अड्डा और आप सबको, थैंक यू सो मच।